रिहाई मिलने के बाद तेजिंदर बग्गा को नई तवानाई मिली है और उनके पीछे बीजेपी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। बीजेपी ने आप हुकूमत के खिलाफ मुहाज खोल रखा है और अब इसमें शिद्दत आती हुई नजर आ रही है। वहीं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के मामले में दाखिल अर्जी पर समाअत टल गई है। अब 10 मई को समाअत होगी। तेजिंदर बग्गा की हिमायत में आज से पहर 3 बजे दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह के बाहर सिख बरादरी एहतजाज करेंगे। इस एहतजाज में बग्गा शामिल नहीं होंगे। वाज़ेह हो कि बग्गा ने कहा था कि उनके खिलाफ ज्यादती हुई है, जिसके खिलाफ लड़ाई को वो अंजाम तक पहुंचाएंगे। मरकजी हुकूमत ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा कर दिया है। 50 रुपए के इजाफे के साथ दिल्ली में 14.5 किलो सिलेंडर की कीमत 999 रुपए 50 पैसे हो गया है। नई कीमत आज से लागू होगी। इससे कबल 1 मई को 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 102 रुपए 50 पैसे बढ़ा दिया गया था, जिसके बाद कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2355 रुपए 50 पैसे हो गई है। एक जानिब अवाम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बोझ तले परेशान है, तो दूसरी तरफ पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे से अवाम के माली बोझ में मजीद इजाफा हो गया है। बहुत मुश्किल है क्योंकि आजकल के हिसाब से जो है महंगाई एकदम से बढ़ती जा रही है। हर चीज़ का दाम जो है एकदम बढ़ी जा रहा है। कुछ भी चीज़ें कम तो होने को है नहीं है। हर चीज़ बजट से जो है नॉर्मल लोगों की लाइफ से वो एकदम बढ़ रही है, तो मुश्किल तो है ही। देखिए, इफेक्ट तो बहुत पड़ रहा है क्योंकि जिस तरीके महंगाई चल रही है उस तरीके इनकम कम है, और इनकम कम होने से हमें सिलेंडर भी महंगा लग रहा है, सीएनजी महंगी है, हर तरीके राशन महंगा है। कोई ले सकता है, कोई नहीं ले सकता, सब एक जैसे नहीं है। किसी की आमदनी कम है, किसी की ज्यादा है, और हम तो पेंशन वाले हैं, हमें बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि हमारे लिए इसलिए मुश्किल है। बच्चे आजकल अपना कमाते अपना खाते हैं। हमें एक्चुअली इसका बहुत इफेक्ट पड़ा है। मेरे हस्बैंड की प्राइवेट जॉब है और अब तो मेरा बच्चा भी स्कूल जाने लग गया है, तो उसकी मंथली फीस भी जा रही है और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसकी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे अब आगे खर्चा हैंडल कर पाऊंगी। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ इस चीज से। हाँ भैया, कैसे करेंगे बताओ? गरीब आदमी क्या करे? साग सब्जी भी बहुत महंगी कर रखी है, क्या खाना है और क्या जोड़े हैं बताओ? जी मेंटेन तो हो नहीं पा रहा। हर महीने 50-50 रुपए बढ़ते जा रहे हैं। पहले 850 था, 900 हुआ, 950 हुआ, अब पूरे 1000 रुपए का हो गया है। अब ये बताइए किचन में खाना कैसे बनाए? अभी तो ये तो पता नहीं कैसे मेंटेन होगा, लेकिन हर चीज पे महंगाई है। सब्जी पे महंगाई है, सिलेंडर पे महंगाई है, फीस पे महंगाई है, पता नहीं क्या होगा। देखा क्या वही है, मतलब जेब में आमदनी कम है, जो खर्चा ही खर्चा है, क्या करें, भूखे मरेंगे। ये तो आम पब्लिक के जेब पे मार है सीधे, क्योंकि कमाई का जरिया तो बढ़ता नहीं है, महंगाई का जरिया बढ़ता जा रहा है। सब खाने का आइटम जैसे रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली कैसे उसको भरपाई करेगा? और ऊपर से नहले पे दहला ये मारा कि गैस का सिलेंडर भी बढ़ा दिया, तो इस पर थोड़ा सा रोक लगनी चाहिए। नींबू जो है 10 रुपए का एक मिल रहा है, कोई नींबू कैसे खाएगा, मतलब पिएगा? तो ये सब थोड़ा सा कंट्रोल करने वाली चीज़ें हैं जिस पे ध्यान रखना चाहिए, अमल करना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं एलपीजी के जो दाम बढ़े हैं, उससे आने वाले दिनों में किचन का ही बोझ बढ़ जाएगा। खाना आपकी थाली का महंगा हो जाएगा, हर चीज़ों के रेट ऊपर जाने वाले हैं। आप नेचुरली मीडियम क्लास जो है उसके लिए तो 50 रुपये बहुत वैल्यू रखता है सर। अब आप देख लीजिए 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया है। 1000 रुपये का सिलेंडर लेने के लिए आदमी को अपनी जेब पे कितना बोझ पड़ेगा ये आप सोच ही सकते हैं। तो देखी जाए, सिलेंडर की भी देखी जाए, राशन की भी देखी जाए, क्या करें गरीब आदमी है, काम कोई है नहीं ऐसा धंधा। दिन पे दिन महंगाई बढ़ रही है। पहले 500 रुपया महीना के दाल भी दे रहे हैं, अब का तो कुछ भी ना दे रहे। कि महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है और उसके लिए केंद्र सरकार खुद दोषी है, चाहे पेट्रोल डीजल हो, और अब एलपीजी, डोमेस्टिक एलपीजी, उसके भी 50 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा दिए हैं और उस तरह से 1000 रुपया प्रति सिलेंडर अब दाम हो गया सरकारी तौर पर, जो सरकार ने फिक्स किया है। ये अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि अब पैसा, इनकम तो बढ़ नहीं रही है और खर्चे ऐड होते जा रहे हैं,
तो किस तरह से गृहस्थी चलेगी, जो खास तौर से जो मध्यम वर्ग है, जो निम्न वर्ग है इकोनॉमिक दृष्टि से, वो कहाँ जाएंगे, कैसे उनकी पूर्ति होगी। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को करना चाहिए, महंगाई कम करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। वो तो करना दूर रहा, उल्टा महंगाई को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उसका उदाहरण आज डोमेस्टिक एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने हैं। देखो, इस देश की सबसे बड़ी समस्या महंगाई है, लेकिन देश का एक भी प्रमुख नेता सत्ताधारी पार्टी का, ना प्रधानमंत्री महंगाई पर बोल रहे, ना इस देश की वित्त मंत्री महंगाई पर बोल रहे, ना महाराष्ट्र के कोई प्रमुख बीजेपी के नेता बोल रहे, ना देश के नेता बोल रहे। उनके मुद्दे कोई अलग ही है। पंजाब के पुलिस क्या कर रहे, महाराष्ट्र के पुलिस क्या कर रहे हैं। अरे भाई, महंगाई पर बोलो। आज सिलेंडर के दाम कितने बढ़ गए हैं, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, उसका पर बात करिए। यूक्रेन और रशिया का जो झगड़ा चल रहा है ना, वो दोनों देश देख लेंगे, उसका पर आपको बात करने की जरूरत नहीं है। गैस की बढ़ती कीमत और बढ़ती महंगाई के मामले में कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद किया। वहीं कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने सिलेंडर को हार पहनाया और अगरबत्ती भी दिखाई। सब्सिडी दी 2012-13 में एलपीजी पर कांग्रेस सरकार जो सब्सिडी देती थी वो थी 39,558 करोड़ रुपए की। 2013-14 में कांग्रेस सरकार जाने से पहले का आंकड़ा है 46,458 करोड़ की सब्सिडी दी थी। अब मोदी सरकार आई, आते ही बड़े बड़े नारे दिए, गिव अप योर सब्सिडी, पूरे विश्व में डंका बजाया अपना कि साहब हमने देखिए इतनी बड़ा एक आह्वान किया और लोग मान रहे हैं हमारी बात। 2015-16 में वो सब्सिडी जो हम छोड़ के गए थे 46,458 करोड़ की, वो घटाकर 18 करोड़ कर दी और 2016-17 में वो जीरो कर दी, 0। अब हम मार्च से लेकर अब तक 37 दिन हो गए इस वित्तीय वर्ष की, अभी तक आपको अंडर रिकवरी और सब्सिडी के आंकड़े नहीं दिखे होंगे, जारी ही नहीं किए, क्योंकि कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए। और लगातार आप वजन बोझ मिडिल क्लास के ऊपर, गरीब तबके के ऊपर डाले चले जा रहे हैं। आप निरंतर पेट्रोल डीजल तो हम बताते ही रहते हैं आपको, निरंतर आप अब रसोई गैस में भी डाका डालने लग गए। हमारी यह मांग है कि 2014 में जो सिलेंडर 414 रुपए का, आज वो 999 रुपए 50 पैसे का आपने कर दिया, 585 रुपए 50 पैसे का आपने इसमें बढ़ोतरी की है पिछले 7 साल। कृपा करके जिस देश ने आपको इतना कुछ दिया उसको कुछ राहत दीजिए और ये रोल बैक कीजिए। 2014 के स्तर पर आप लाने की स्थिति में हैं, आप लाइए। मुंबई के हज हाउस में 2 रोजा खादिमुल हजाज ट्रेनिंग का आगाज हो चुका है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने 2 रोजा तरबियती कैंप का इफ्तिताह किया। तरबियती कैंप में 350 जायद खादिमुल हजाज ने शिरकत की। वहीं खादिमुल हजाज से मुख्तार अब्बास नकवी ने खिताब करते हुए कहा कि 2 साल के बाद हज हो रहा है, सफाई का खास ख्याल रखना हम सब की अहम जिम्मेदारी होगी। हिंदुस्तानी आज़मीन के लिए बेहतर हज की सहूलियात फराहम करने की कोशिश की गई है। सऊदी हुकाम का मानना है कि सबसे अच्छे आज़मीन हज हिंदुस्तान के होते हैं। हज होने जा रहा है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और बड़ी जिम्मेदारियों का ये हज है, खुशियों का भी है। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत हैं। जो लोग हज पर हिंदुस्तान से जो मुसलमान जा रहे हैं उनकी मदद करेंगे। इस बार जो है वो शायद लगभग जो है वो 80,000 के इर्द गिर्द
79,237 हिंदुस्तानी मुसलमान हज पर जाएंगे। जो मुझे खुशी है कि हमने इस दौरान, हिंदुस्तान पहला मुल्क है जिसने की जो कंप्लीट हज का प्रोसेस है उसको डिजिटल किया। जो वहां की हुकूमत और उसके हुकूमत के जो मिनिस्टर्स होते थे, जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे, हमेशा एक तारीफ करते थे, कहते थे दुनिया के तमाम जो हज करने लोग आते हैं, मुसलमान आते हैं, उनमें हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे बेहतर तरीके से हज। ब्रेक के बाद इस्तकबाल बेहद अफसोसनाक खबर। गाजियाबाद के निवाड़ी पुलिस ने एक ऐसे नौजवान का पर्दाफाश किया जिसने सीरियल क्राइम पेट्रोल की तर्ज पर नामालूम नौजवान का कत्ल करके सुराग मिटाने की कोशिश की थी। 21 जून 2021 को मुलजिम अजय उर्फ अजीत ने मुजफ्फरनगर जेल से फरार होने के बाद एक नामालूम शख्स का कत्ल कर दिया था और लाश को जंगल में फेंक दिया था। 2021 को निवाड़ी के जंगल में, थाना निवाड़ी में, एक अज्ञात व्यक्ति का अधजला शव मिला था। शव की फोटो, उसके कपड़े और उसके जूतों को देखकर श्रीमती कविता और उसके दोनों लड़कों ने इसकी पहचान अपने पति अजय उर्फ अजीत के रूप में की थी। शव का जो है DNA परीक्षण कराया गया तो इसका मिलान जो है अजय उर्फ अजीत से नहीं हो पाया था। विवेचना से यह पता चला कि यह पूरी प्रक्रिया एक षड्यंत्र के रूप में अजय उर्फ अजीत, उसकी पत्नी और दोनों लड़कों ने की थी। यह भी उल्लेखनीय है कि अजीत उर्फ अजय मुजफ्फरनगर जनपद से एक मर्डर के मुकदमे में जेल से फरार अपराधी है। विवेचना प्रचलित है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। झारखंड के बरनू थाना इलाके के रायकेरा जंगल में लकड़ी की गैरकानूनी कटाई रोकने के लिए किए गए फॉरेस्ट कमेटी के चेयरमैन शमीम अंसारी को गांव वालों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मकतूल शमीम अंसारी जंगलात की गैरकानूनी कटाई की मुखालफत करते थे। जुमे की सुबह कुछ लोग जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। जब शमीम अंसारी ने महकमे जंगलात को इतला दी तो गांव वाले मुश्तइल हो गए और मुत्तहिद होकर शमीम अंसारी को लाठियों और पत्थरों से पीट पीट कर कत्ल कर दिया। वाकये की इतला मिलते ही बरनू पुलिस गांव पहुंची और शमीम अंसारी को बरनू अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। लोगों को ट्रैक कर रहे थे तो उसी क्रम में कुछ लोग मिले जो कि बोझा लकड़ी लेकर आ रहे थे। उसको देख के और मारो इन लोगों को, इस टाइप से चिल्ला रहे थे। तो हम लोग यहाँ से साइड होके रोड की साइड हम लोग हट गए। तो रोड के साइड जब वो लोग हम लोग पास पहुँचे तो हम लोग के साथ धक्का मुक्की करने लगे और फिर मेरे साथ भी धक्का मुक्की करने लगे और उस शमीम एक मेरा वन अध्यक्ष थे, उनके ऊपर डंडा से वार किया गया। तो फिर मेरे ऊपर भी वार करने जैसा किया गया तो फिर मैं उनसे छुड़ाकर जंगल की ओर भागा। वी विघ्नेश की पुलिस तहवील में हुई मौत के मामले में तमिलनाडु पुलिस ने 2 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। CBCTD मामले की तहकीक कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विघ्नेश के जिस्म पर कई जख्म होने की बात सामने आई थी। वजीर आला MK स्टालिन ने असेंबली में विघ्नेश की तहवील में हुई मौत को कत्ल बताते हुए इसे सिमत में जांच करने की बात कही थी। मंशियात रखने के इल्जाम में विघ्नेश को 18 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया। उसकी मौत अगले दिन हुई थी। तमिलनाडु के वजीर आला MK स्टालिन ने सरकारी बस में सफर करते हुए आवाम दोस्त हुकूमत की मिसाल कायम की। CM स्टालिन ने टैनियमपेट से मरीना बीच तक बस में सफर करते हुए मुसाफिरीन और बस कंडक्टर से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने सरकारी बसों में आवाम को फराहम की जाने वाली सहूलियातों और उन्हें पेश आने वाली मुश्किलात के बारे में जानने की कोशिश की। उनकी हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने पर तमिलनाडु के साबिक वजीर आला करुणानंद और DMA के बानी अनवार राणे को गुलहाय अकीदत पेश किया।
बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते का आज भी सर्वे होगा। बनारस की एक अदालत के हुक्म पर कल भी सर्वे की टीम ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते में वीडियोग्राफी करने पहुंची थी। कल दोपहर में सर्वे को लेकर दो ग्रुपों के दरमियान जमकर नारेबाजी भी हुई थी, लेकिन इंतजामिया ने हालात को काबू में किया और किसी तरह के नागुफ्ते हालात पैदा न हो सके। वाज़ेह हो कि अदालत ने 10 मई तक मुकम्मल मालूमात तलब की है। आपको बता दें कि हिंदू फरीक का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के केंद्र पर तामीर किया गया है। हिंदू फरीक की दलील है कि मंदिर को गिराकर ही मस्जिद बनाई गई है, इसीलिए उन्हें श्रृंगागौरी मंदिर में पूजा करने की इजाजत मिलनी चाहिए। सभी लोगों ने देखा है कि इस मुल्क के अंदर बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के नाम पर बड़े वक्त तक सियासत की गई और जिसके नतीजे में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान बड़े पैमाने पर तफरीक पैदा की गई है। हम इस बात को मुनासिब समझते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में जिस तरीके की सियासत हो रही है, जिस तरीके से इस मसले को गर्म करके अपने सियासी एजेंडे को हासिल करने की कोशिश की जा रही है, ये तमाम चीज़ें हमारे मुल्क की मुस्तकबिल के लिए और हमारे मुल्क की भाईचारे के लिए कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। ये बात ज़रूर है कि जो भी अदलिया के और अदालतों के फ़ैसले होते हैं, एक अच्छे हिंदुस्तानी के नाते हम सब को उस पर सर तस्लीम खम करना और उसको मानना हम सब का मुल्की फ़रीज़ा होता है। लिहाजा जो लोग भी ज्ञानवापी मस्जिद के मसले को उठाकर अपने सियासी मकासद को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि इस मुल्क ने मंदिर और मस्जिद के नाम पे बड़े पैमाने तक एक तफरीक देखी है, डिस्प्यूट देखा है, आपसी इख्तिलाफात देखे हैं। लिहाजा इस तरीके की चीज़ों को मंजर आम पर लाकर फिर से उसी दिशा की तरफ, राह की तरफ मुल्क को ले जाना, ये कतई तौर पर किसी भी सूरत में मुनासिब बात नहीं होगी। मध्य प्रदेश में अक़लियती इदारों की लंबे अरसे से तश्कील नहीं होने पर कौमी अक़लियती कमीशन ने अपनी मायूसी का इजहार किया। कौमी अक़लियती कमीशन की रुकन सईद शहजादी भोपाल में 2 रोज़े दौरे पर आई है। इसी दौरान उन्होंने मुस्लिम दानिश्वरों के साथ मुलाकात करने के साथ साथ ख़वातीन से भी मुलाकात की। सईद शहजादी जहां पर भी गई, उनसे अक़लियती इदारों की तश्कील का मुतालबा किया गया। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड, हज कमेटी, मदरसा बोर्ड, मसाजिद कमेटी और अक़लियती कमीशन में गुज़श्ता कई सालों से न तो किसी कमेटी की तश्कील दी गई और न ही किसी सरबराह का तकर्रुर किया गया। माइनॉरिटी का डिपार्टमेंट भी नहीं है, ओबीसी में ही आता है माइनॉरिटियों का। तो हमने ये उनको दिया है और लिख कर भेजेंगे, लिखित रूप पर सरकार को भेजेंगे कि माइनॉरिटी कमीशन और वक्फ बोर्ड और जो मदरसा बोर्ड है, इनको नियुक्ति करे जल्द से जल्द। और यहाँ पर हज कमेटी भी नहीं है कि ये तो हज कमेटी जैसे ये जो बेसिकली जो मुसलमानों के माइनॉरिटी के लिए है, वो तो होना ही है। तो इस विषय पर हम सरकार को लिखेंगे। अभी तो हमें समय के साथ अभी हमारा एक कार्यक्रम है, हमने वक्फ बोर्ड की मीटिंग भी बुलाई है, हज कमेटी की मीटिंग भी बुलाई है अभी। तो ये सब मीटिंग लेने के बाद मेरे ख्याल से कमेटी तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आएंगे, उसके बाद हमारा दूसरा कार्यक्रम है। ऐसा नहीं है तो माइनॉरिटी कमीशन बना है माइनॉरिटियों के लिए काम करने के लिए। हैदराबाद पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत की वजह से शहरियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी। दबीरपुरा पुरानी हवेली की आवाम पानी की किल्लत का सामना कर रही थी, मगर अब इलाके में पानी के लिए नए टैंक के तामीर के बाद आवाम को भरपूर पानी मिल रहा है। आवाम अब टीआरएस और केसीआर की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। बस पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन जब से ये टीआरएस गवर्नमेंट आई और केसीआर साहब आए, ये टैंक बनाए हमारे लिए, जिसके वजह से हम लोग को पानी की किल्लत ख़त्म हो गई यहाँ पर। और हम लोग पानी के लिए बहुत दूर दूर जाते थे, बहुत तकलीफ उठाते थे, बच्चे भी बहुत परेशान होते थे, लेकिन ये टैंकी आने की वजह से आज हमको बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई। केसीआर साहब का और टीआरएस गवर्नमेंट का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पानी की बड़ी परेशानी थी, मैं पुरानी हवेली से बोल रही हूँ। ये टैंकी बनाने से केसीआर साहब हम लोगों को बहुत तकलीफ कम हो गई। तहे दिल से केसीआर साहब सरकार आने से बहुत बहुत शुक्रिया। पानी के लिए बहुत सहूलत हो गया है पे आने की वजह से, नहीं तो चंचलगुड़े को जाके लाना पड़ रहा था। ये बन के भी देखो 3 साल के ऊपर होगा, शायद मेरे ख्याल से 3-4 साल होगा। शहरियत तरमीमी कानून पर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने अभी फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि जब पॉलिसी पर बात होगी तब देखा जाएगा।
अब देखिए ना, तो जो भी केंद्र का निर्णय होगा, और सबसे बड़ी बात है कि क्या चीज़ है, असल चीज़ है। अभी कोरोना का फिर दौर बढ़ रहा है, समझ गए ना, तो हम तो ज़्यादा चिंता हम लोग हैं कोरोना से लोगों की रक्षा करने का, लेकिन वो जो पॉलिसी की बात होगी तो उसको अलग से देखेंगे। हमने बाकी चीज़ों को अभी देखा नहीं। मुल्क में कोरोना के केसेस में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। महकमे सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 3,805 नए मामलों की तस्दीक हुई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 22 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई, जबकि इसी अरसे में 3,168 लोग कोरोना से शिफायाबी हुए हैं। फिलहाल मुल्क में 20,000 से ज्यादा एक्टिव मामले पाए जाते हैं। अब तक मुल्क में 190 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं मास्क व दीगर एहतियाती इक़दामात इख्तियार करने की आवाम से लगातार अपील की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जमशेदपुर टाटा स्टील प्लांट में धमाका हुआ। धमाके के बाद आग लग गई। धमाके में 2 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मियों को TMH अस्पताल दाखिल किया गया है। तो जमशेदपुर टाटा स्टील प्लांट में धमाका हुआ है। धमाके के बाद वहां पे आग लग गई। धमाके में 2 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अब TMH अस्पताल में दाखिल किया गया। बेहद बड़ी खबर, जमशेदपुर टाटा स्टील प्लांट में धमाके की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब आग की वारदात भी पेश आई है। धमाके के दौरान 2 अफराद जख्मी भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अब TMH अस्पताल में दाखिल किया गया है। बेहद बड़ी खबर, जमशेदपुर टाटा स्टील प्लांट में धमाके की खबर आपको बता रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पे धमाके के बाद आग भी नमूदार हुई और आग की लपेट में 2 अफराद के जख्मी होने की भी खबर आ रही है, जिन्हें अब TMH अस्पताल में दाखिल किया गया है। तो बड़ी खबर जमशेदपुर टाटा स्टील प्लांट में धमाके के ताल्लुक से। तो फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।